हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा बिल्कुल चो बाबू, बिजनेस एनवायरनमेंट की चर्चा कर दी थी। बेटा बिजनेस की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर जो कुछ भी है इसका सम टोटल कर लो, ये बनेगा बिजनेस एनवायरनमेंट। बेटा ना तो बिजनेस के बाहर की कोई भी चीज बिजनेस के कंट्रोल में होती, और बेटा ये इंपैक्ट भी जरूर डालेंगी, चाहे वो डायरेक्ट डालें, चाहे वो इनडायरेक्ट डालें, चाहे वो पॉजिटिव डालें, चाहे वो नेगेटिव डालें। इंपैक्ट कंफर्म है, हर चीज का इंपैक्ट है। ठीक है जी। कुछ चीजें मेरे बिजनेस पे इनडायरेक्ट इंपैक्ट डालती हैं, जिनको मैं प्यार से स्लैप्ट बोलता था कि ये पूरी इंडस्ट्री को इंपैक्ट करती हैं, एज अ होल सिर्फ मेरे बिजनेस को टारगेट नहीं करती। बेटा इनके इंपैक्ट को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इंपैक्ट, और इनको हम बोलते हैं जनरल फोर्सेस। ठीक है जी। कुछ स्पेसिफिक फोर्सेस थी, स्पेसिफिकली मेरे बिजनेस पर इंपैक्ट डालती थी या डायरेक्ट इंपैक्ट डालती थी। बाबू इसमें क्या क्या आ सकता है? बेटा ये कस्टमर है, ये सप्लायर्स हैं, वर्कर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, और भी बेटा कोई और स्टेक होल्डर रह गया हो तो वो सब कुछ है, डायरेक्टर्स हैं, सब कुछ है इसमें। ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। चार फीचर की चर्चा की थी। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, वो तो यहीं से समझ में आ जाता है। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, वो भी यहीं से समझ में आ जाता है। इंटर रिलेटेडनेस और कॉम्प्लेक्सिटी, बेटा ये फोर्सेस आपस में रिलेटेड हैं एक दूसरे से, एक के बदलने से दूसरा बदल सकता है, इसलिए इनको बोला गया इंटर रिलेटेड। याद है, गवर्नमेंट के बदलने से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी बदल गई, गवर्नमेंट का बदलना इस पॉलिटिकल चेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी का बदलना इस इकोनॉमिक चेंज। कोई दिक्कत तो नहीं। और कॉम्प्लेक्सिटी, बेटा कॉम्प्लेक्सिटी कहता है कि एक फैक्टर का इंपैक्ट बिजनेस पर रिकॉग्नाइज मत करो, करके भी क्या कर लोगे। एक फैक्ट, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड भी है, इसलिए एक फैक्टर के बदलने से दूसरा भी बदलेगा, और दूसरा मेरे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट डालेगा ये जानना बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है जी। चार चर्चा कर ली थी बेटा, मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूं, मैंने रिवाइज करा दिया एक बार क्विकली। बाबू एक हेडिंग है नोट्स में 7th नंबर पर, रिलेटिविटी। बेटा रिलेटिविटी हेडिंग क्या कहती है? ये कहता है बिजनेस एनवायरमेंट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट, it is different in the different country and different even in the same country। तो वो बिजनेस एनवायरमेंट ना रीजन वाइज अलग अलग है। कहता है रिलेटिव, रिलेटिव इंपैक्ट डालता है, वो जगह के हिसाब से बदल जाता है बेटा बिजनेस एनवायरमेंट। कहता है इट इज डिफरेंट इन द डिफरेंट कंट्री एंड डिफरेंट इवन इन द सेम कंट्री। हर कंट्री में का बिजनेस एनवायरमेंट देख लो बेटा डिफरेंट है, कहता है, और ये डिफरेंट हो सकता है सेम कंट्री में भी। मैं सबके एग्जांपल देता हूं बेटा। पेपर में ना मेरे टाइम तक एक बड़ी फेमस केस स्टडी आया करती थी, ठीक है ना, एनसीईआरटी से ही आया करती थी, वो एग्जांपल मैंने नोट्स में भी डाले। द डिमांड फॉर साड़ी में बी फेयरली हाई इन इंडिया बट इट इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस इन फ्रांस। बेटा साड़ी की डिमांड इंडिया में बहुत ज्यादा है, पर फ्रांस में इसकी डिमांड बेटा 0 है। ऐसा क्यों? बिजनेस एनवायरमेंट इज डिफरेंट इन द डिफरेंट कंट्री। हमारे यहाँ का एनवायरमेंट अलग है, उनके यहाँ का अलग है, दैट इज व्हाई ऐसा है। ठीक है ना। लेकिन उसने साथ साथ ये भी बोला इट इज डिफरेंट इवन इन द सेम कंट्री। ऐसा भी हो सकता है बेटा एक ही कंट्री में अलग अलग जगह पर बेटा डिफरेंट हो, रीजन वाइज डिफरेंट हो बिजनेस एनवायरमेंट। बेटा बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके। सबसे पहली बात बेटा, हम जब कुकिंग करते हैं नॉर्थ इंडिया वाले, हम मस्टर्ड ऑयल में करते हैं, ठीक है ना जी। और बेटा साउथ इंडिया में कुकिंग जो होती है बेटा वो कोकोनट ऑयल में होती है। Business environment is different in the different country and different even in the same country। अब देख रहा है बेटा इंडिया ही तो है, लेकिन बेटा रीजन वाइज एनवायरमेंट अलग है। क्यों ऐसा है बेटा? क्योंकि वहां पर कोकोनट ऑयल बहुत ज्यादा मिल जाता है और बहुत इजीली मिल जाता है, इसलिए लोग उसी में कुकिंग करते हैं। बिजनेस एनवायरमेंट वहां का और यहाँ का बिल्कुल डिफरेंट है। वो साउथ के लोग ज्यादातर फिश और चावल बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं नॉर्थ इंडिया में खाते नहीं है, पर बेटा उनके कंपैरिजन में 10 पैसा भी नहीं खाते। क्यों? बिजनेस एनवायरमेंट इज डिफरेंट इन द डिफरेंट इवन इन द सेम कंट्री। सर वहां का एनवायरमेंट वैसा है, वहां पर ये चीजें बहुत इजीली अवेलेबल है, यहाँ पर ये चीजें ना तो इजीली अवेलेबल है ना ही लोग इतना लाइक करते। समझ में आती है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अभी तक मैंने जितनी बात बोली पक्का? बेटा एक और बहुत फेमस एग्जांपल है और केस स्टडी बहुत ज्यादा आती है इससे। बेटा 90s में
मैकडी एक बहुत बड़ा नाम हो चुका था, और जब वो इंडिया में आया 90s में, लेट 90s बल्कि, वो तो मैकडी फेल हो गया इंडिया में और वापस चला। तो उसने एनालाइज किया कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि मैं इंडिया में फेल हो गया, हर कंट्री में मेरा इतना ठीक ठाक नाम है। तो उसने देखा उस टाइम पर इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वेजिटेरियन थी, और मैकडी के पास सिर्फ नॉनवेज मेन्यू था। तो उसको लगा मैंने ये गलती कर दी, मैं इस वजह से फेल हो गया। और फिर वो दोबारा एंट्री करता है 2 साल के बाद विद वेज मेन्यू। पहली कंट्री इंडिया थी जिसमें वेज मेन्यू आया, और बेटा उसके बाद वो कभी नहीं रुका और वो सक्सीड कर गया बहुत जल्दी इंडिया। बेटा अगेन रिलेटिविटी की बात है, बिजनेस एनवायरनमेंट बेटा हर कंट्री का डिफरेंट है। अब बाकी कंट्रीज में इतने सक्सेसफुल होते रहे क्योंकि बेटा वहां पर नॉनवेज ही चलता था, इंडिया में चलता नहीं था, तो आप फेल हो गए। समझ में आती है बेटा बात? जितनी भी बात बोली क्लियर है? तीनों एग्जाम्पल क्लियर है? बढ़ाएं बात को आगे। तो वो 2 हेडिंग बचती हैं, एक हेडिंग का नाम है डायनामिक नेचर, और बेटा एक हेडिंग का नाम है अनसर्टेनिटी। पहले बेटा डायनामिक नेचर की बात करते हैं, सब सामने देख रहे हैं। बाबू डायनामिक का मतलब क्या होता है? कीप्स ऑन चेंजिंग। बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट इज कीप्स ऑन चेंजिंग। कोई ऐसा फैक्टर, कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो कांस्टेंट है, ठीक है ना। मैं हमेशा बच्चों को ये बात विश्वास दिलाने के लिए एक बार यहां से जरूर कंफर्म करता हूं। बेटा मुझे एक बात गेस करके बता दो, आपको क्या लगता है इसमें से कोई चीज कांस्टेंट है? मैंने थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताया, आपको क्या लगता है बेटा हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कांस्टेंट है? डिमांड सप्लाई एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, ये कांस्टेंट हो सकते हैं क्या? कांस्टेंट नहीं है बेटा, दे आर कीप ऑन चेंजिंग। बेटा आपको क्या लगता है लीगल एनवायरनमेंट ये कांस्टेंट है? कोई लॉ की जरूरत नहीं, नए कोई पुराने खत्म करने की जरूरत नहीं। बेटा फिर पार्लियामेंट करी क्या रही है अगर कोई जरूरत नहीं है तो? सो कांस्टेंट है लीगल एनवायरनमेंट? कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। बेटा व्हाट अबाउट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट? सर एटीट्यूड ऑफ रूलिंग पार्टी बदल जाता है कि नहीं बदल जाता? किसी चीज के लिए उनका एटीट्यूड कभी कैसा होता है, कभी कैसा होता है। रूलिंग पार्टी खुद भी बदल जाती है कि नहीं बदल जाती? भैया आज इलेक्शन जीत रहे हो, कल हार भी सकते हो, ठीक है जी। व्हाट अबाउट टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट? सर इसको तो कांस्टेंट मत ही कहना, गलती भी मत कर देना। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। पढ़े होते बेटा आज तक 2G नेटवर्क पे, अगर कांस्टेंट है 2G छोड़ो, बहुत आगे बोल गया, लैंडलाइन पे ही फंसे हुए होते, लैंडलाइन छोड़ो आदि मानव ही होते, ठीक है ना, अगर टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है तो। ठीक है जी बेटा व्हाट अबाउट, ये सबसे काम का मुद्दा है, प्लीज सामने देखना बेटा, सोशल एनवायरनमेंट। ज्यादातर बच्चे मुझसे क्वेश्चन करते हैं भैया कस्टम और ट्रेडिशन कैसे बदल सकते हैं? दिवाली एक कस्टम है तो ये कैसे बदल जाएगा, या क्रिसमस एक कस्टम है तो ये कैसे बदल जाएगा? मैं उन्हें यही समझाता हूँ बेटा इंसान इतना खराब है ना कि वो अपने हिसाब से सब कुछ बदल देता है, सब कुछ। मतलब आप मानोगे हमें फास्टिंग की राय दी जाती है, ठीक है ना, हम करते भी हैं, भगवान को खुश करने के लिए करते हैं। सर हमने फास्ट में ही कितना कुछ मॉडिफाई कर दिया। फास्ट में कोल्ड ड्रिंक तो अलाउड होती है, कोल्ड ड्रिंक अलाउड है। सर दवाई, हाँ दवाई तो खा सकते हैं, चाहे उसके अंदर फिश ऑयल है तो वो खा सकते हैं। वैसे तो हमने सात्विक खाना है, भगवान को खुश करना है, लेकिन दवाई खा सकते हैं। तो सर इंसान तो इतना, बस क्या बोलूं मैं, हर चीज बदल देता है, हर चीज अपनी सहूलियत के हिसाब से वो सब बदल देता है। तो कोई ऐसी चीज नहीं है भैया जो कांस्टेंट है, ठीक है ना जी। और मैं हमेशा बड़ा फेमस एग्जांपल है ये भी देता हूं बेटा, गणेश विसर्जन कभी नॉर्थ इंडिया का फेस्टिवल नहीं है, हम अपने कस्टम में देखो कैसे शामिल कर रहे हैं इसको। तो ये कहां से कांस्टेंट है? आपको क्या लगता है कि कस्टम्स भी कांस्टेंट हो? नहीं बेटा, सब कुछ सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया हमने, जो हमारे थे भी नहीं फेस्टिवल्स। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बात समझ में आती है? ये अब प्रूव हो गया कि बिजनेस एनवायरनमेंट बेटा डायनामिक इन नेचर है, इट इज कीप्स ऑन चेंजिंग। पक्की बात, आगे बढ़ाएं बात को। एक लास्ट हेडिंग बचती है बेटा फीचर में, अनसर्टेनिटी। वो बहुत काम की बात है, आराम से सुनना। देखो बेटा बिजनेस ना एक स्पेशल प्रोफेशनल रिक्रूट करता है सिर्फ बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करने के लिए, सिर्फ बिजनेस एनवायरनमेंट को रीड करने के लिए, सिर्फ बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए कि तू यार ये बता दे कोई ऐसा चेंज जो तू बता सकता हो ये होने वाला है और मैं बिजनेस में उसका एडवांटेज उठा लूं। बेटा
बिजनेस एनवायरमेंट स्कैनिंग मैनेजर्स होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में एक्यूरेट होते हैं, लेकिन बेटा एक बात बताऊं, ये जो जॉब है ना, इट इज अ वेरी रिस्की जॉब। क्योंकि बेटा मुझे नहीं लगता दुनिया में आप कितना भी पढ़ लिख लो कि आप 100 में से एक चेंज को भी सर्टेनिटी से बता सकते हो कि मैं लिख के दे रहा हूं डंके की चोट पे ही होगा। सर कोई है जिसने प्रोडिक्ट कर दिया था डीमोनेटाइजेशन? सर है कोई जिसने प्रोडिक्ट कर दिया था डीमोनेटाइजेशन? मेरे को तो नहीं लगता कोई। किसी ने प्रोडिक्ट कर दिया था कोविड? सर आप एक आध चेंज भी सर्टेनिटी से नहीं बता सकते, आप सिर्फ गेस कर सकते हो कि मुझे लगता है कि अगला चेंज ये हो सकता है। और बिजनेस एनवायरनमेंट और बिजनेस क्या करता है, बिजनेस का टॉप मैनेजमेंट क्या करता है, आपके गेस पे थोड़ा बहुत बिलीव करके बिजनेस में अपॉर्चुनिटी उठाने की कोशिश भी करेंगे, बट बेटा वो कंफर्म होगा, वो श्योरिटी से होगा, वो सर्टेनिटी से चेंज होगा, सर ये कोई नहीं कह सकता। जितना मर्जी पढ़ लिख लेना, ये कोई नहीं कह सकता बेटा। इसलिए बोला गया बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, कोई सर्टेनिटी से प्रोडिक्ट ही नहीं कर सकता कि होगा। स्पेशली दो इंडस्ट्री में तो कभी नहीं कोई प्रोडिक्ट कर सकता बेटा। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कितनी कितनी खतरनाक है, कितने रेवोल्यूशनरी चेंजेस हो जाते हैं बेटा, वो कोई प्रोडिक्ट नहीं कर सकता। और दूसरा फैशन इंडस्ट्री, कैसे कैसे फैशन आ जाते हैं बेटा, कोई नहीं प्रोडिक्ट कर सकता। ठीक है ना। आईटी की बात तो ये है बेटा, हमारे देश में अभी इतना नहीं, लेकिन आप ये सोचकर देखो चाइना में क्या क्या हो रहा है आईटी में। रोबोट्स बेटा पूरे पूरे होटल्स मैनेज कर रहे हैं, पूरे पूरे होटल्स, एक भी वेटर नहीं है, रोबोट्स हैं सब, पूरा होटल मैनेज कर रहे हैं। सर किसने सोचा था दुबई में ड्राइवरलेस कार चल रही है भैया, जाते बैठ जाओ लोकेशन डालो, इतनी रील्स देखता हूं मैं, क्या कर रहे हैं भाई, कर क्या रहे हैं। ठीक है ना। नितिन गडकरी जी को वैसे सजेशन दिया गया ड्राइवरलेस कार का, कहता मैं कभी नहीं करूंगा, इंडिया जितने ओवर पॉपुलेटेड कंट्री में कभी नहीं करूंगा, पता नहीं कितने लोगों की और जॉब चली जाएगी, कहता मैं नहीं करूंगा ड्राइवरलेस कार इंप्लीमेंट। नहीं चल भी नहीं सकती यार, ट्रैफिक बहुत है, रोड की कंडीशन भी वैसी नहीं है। वही तो बात है, वही तो बात है। यहाँ तो भेड़ बकरियां सब अलाउड है सड़कों पे, सुबह निकल जाओ भेड़ बकरियां आ रही होती हैं ढमोले में नहाने, तो यहाँ कुछ नहीं पता भैया। विषय जैसे, चलो ठीक है बाबू, बात समझ में आती है आपको कि बिजनेस एनवायरनमेंट टोटली अनसर्टेन है, सर्टेनिटी से बताने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। जितने मर्जी बड़े बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग मैनेजर बन जाओ, सर आप कभी भी डंके की चोट पे नहीं कह सकते ये होने वाला है, आप सिर्फ प्रोडिक्ट कर सकते हो ऐसा हो सकता है, इतने प्रोबेबल चांसेस हैं ये होने के, कोई नहीं कह सकता बेटा विद एटमोस्ट सर्टेनिटी। क्लियर है बेटा बात? मैंने यहाँ 3 हेडिंग पढ़ाई हैं, रीड कर दो, 2 मिनट है आपके पास, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बेटा। अब मुझे स्लैब पे डिटेल्ड चर्चा करनी है, और बेटा जब ये चर्चा खत्म होगी बैच तभी ओवर होगा, इससे पहले बैच ओवर नहीं होगा, चाहे इको का टाइम 5 7 10 मिनट शिफ्ट हो, क्योंकि ये चर्चा कल नहीं उठाऊंगा मैं। ठीक है जी, कल चैप्टर खत्म करने की तरफ बढ़ेंगे आगे। ठीक है जी, सब सामने देख रहे हैं बेटा। और वो इसकी 2 खासियत बताई है मैंने। पहली बात, सिर्फ एक बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट नहीं डालेगा, पूरी इंडस्ट्री को इंपैक्ट करेंगे एज अ होल, पहली बात। दूसरी बात, सर बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता बेटा। ठीक है जी, कोई बिजनेस पैदा नहीं हुआ इनको कंट्रोल कर ले। ठीक है जी, बढ़ाएं बात को आगे। चलो बाबू, सबसे पहली चर्चा मेरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे है, या कह लो इकोनॉमिक फोर्सेस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर आने को तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इतना कुछ आ सकता है कि जितना आपने पूरी 11 12 में इकोनॉमिक्स में टर्म्स पढ़ी हैं सब लिख दो, आने को तो इतना कुछ है। पर बेटा 2-4 चीजों की हम स्पेसिफिकली बात करते हैं जिनके पेपर में आने के चांसेस बड़े ब्राइट हैं, बहुत ज्यादा है। वो फर्स्ट वन इज इंटरेस्ट रेट, सेकेंड वन इज इन्फ्लेशन रेट, देन बेटा एक्सचेंज रेट,
देन बेटा डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर। लो उत्तर समझते हैं जरा इसको। बाबू पहली चर्चा करते हैं इंटरेस्ट रेट पे। बेटा जब डीमोनेटाइजेशन हो गया, ठीक है ना, वो 2016 वाला, अभी वाले का तो कुछ पता भी नहीं कब हुआ था, ठीक है ना जी। जब डीमोनेटाइजेशन हो गया तो बेटा बैंकों में ना अरबों करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए, ठीक है जी। अब आरबीआई को टेंशन सताने लगी कि बैंक इनका ब्याज कैसे देगा। बेटा 14.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों में आए हैं। अब आरबीआई को टेंशन हो रही कॉमर्शियल बैंक इनकी ब्याज कैसे निकालेंगे। बेटा आरबीआई ने कहा कि ना लोन हम बांटते हैं। दो इंडस्ट्री ना बहुत ज्यादा इंपैक्टेड हुई थी डिमोनेटाइजेशन में बेटा, एक ऑटोमोबाइल और एक बेटा इंफ्रा कंपनीज। बेटा कोई नहीं घर बना रहा क्योंकि लोगों का भी टेंशन सता रही है, भैया कहां से लाएंगे हम पैसा, पहले तो कन्वर्जन ही करा लो पैसे का। और बेटा कोई गाड़ियां नहीं खरीद रहा। सबसे ज्यादा इंपैक्टेड दो इंडस्ट्री थी, आरबीआई ने इनके ऊपर ब्याज उठाकर सबसे कम कर दिया। होम लोन 7.5% पे अवेलेबल हो गए जो बेटा कोविड से पहले 10.5% पे थे। ऑटोमोबाइल जो 11.5 पे थे वो 8.5 पे मिलने लगे, 8.5 पौने 9, कोई भी गाड़ी ले लो 8.5 पौने 9% ब्याज दे दो। आरबीआई ने बंटवाने शुरू कर दिए लोन, सारी दुनिया ने बांटने शुरू कर दिए। अब मैं कहता हूं जो इंसान लोन ले रहा है, एक इंसान ने लोन लिया गाड़ी खरीदने के लिए, पहली बात मुझे ये बताओ सर, उसने लोन ले लिया, क्या सिर्फ ह्युंडई की कार बिकेगी या सिर्फ होंडा की कार बिकेगी? बेटा इन चीजों से पूरी इंडस्ट्री इंपैक्टेड होती है एज अ होल। अगर एक इंसान ऑटोमोबाइल के लिए लोन दे रहा है, भैया किसी की पसंद होंडा की कार है, किसी की पसंद होंडा की कार है, किसी की पसंद मारुति सुजुकी है, सबकी कार बिक रही थी ना, पूरी इंडस्ट्री तो इंपैक्ट हो रही थी। क्या ये पॉजिटिव इंपैक्ट आपको दिखाई दे रहा है इंडस्ट्री के ऊपर पूरा? इंटरेस्ट रेट कम हो जाने से सब पूरी इंडस्ट्री इंपैक्टेड हो रही है और पॉजिटिवली इंपैक्टेड हो रही है। क्या बिजनेस के हाथ में इंटरेस्ट रेट कम कराना, आरबीआई को कंट्रोल करोगे तो क्या बेटा इंटरेस्ट रेट इंपैक्ट डालता है बिजनेस पर? दिखाई दे रहा है, समझ में आती है बेटा बात? बाबू बात करते हैं एक्सचेंज रेट की। मैं नेगेटिव इंपैक्ट के भी एग्जांपल दे दूंगा, पॉजिटिव के भी, ताकि थोड़ा क्लियर होता है कि इंपैक्ट पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी, ठीक है जी। तो एक पर्सन मिस्टर ए है जो बेटा गुड्स इंपोर्ट करता है फ्रॉम यूएस, ठीक है ना, मिस्टर बी से, ठीक है जी। बेटा इसने आज $1 लाख के गुड्स खरीद लिए फ्रॉम यूएस, ठीक है, मिस्टर बी से। आज बेटा $1 का एक्सचेंज रेट है 80 रुपीज। तो बाबू कायदे से आज इसको कितने रुपए देने हैं? 80 लाख रुपए लेगा, कन्वर्ट कराएगा, $1 लाख मिलेंगे तो पे करेगा मिस्टर बी को, ठीक है जी। बाबू आज इसने पे नहीं करे, इसकी बेटा ठीक ठाक रिलेशन बन चुकी है मिस्टर बी से, क्योंकि काम करते हुए 4-5 साल हो गए। मिस्टर बी ने कहा कोई नहीं 3 महीने में दे दियो, पैसे बेच ले पहले इंडियन मार्केट में। तो उसने प्रोडक्ट बेचना शुरू करा। 3 महीने में जब ये पैसे देने जा रहा है बेटा, आज एक्सचेंज रेट बढ़कर 83 हो गया। बाबू इसने तो देने $1 लाख ही हैं। अब $1 लाख खरीदने के लिए बेटा 83 लाख रुपए खर्चने पड़ेंगे, 80 लाख नहीं। क्या आपके हाथ में था एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करना? कोई बिजनेस कंट्रोल कर सकता है क्या? मुझे भी बता दो सर। आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इंतजार किया 3 महीने और 3 लाख का चुनो, नेगेटिव इंपैक्ट। तो बेटा ये चीजें पूरी इंडस्ट्री के ऊपर इंपैक्ट डालती है। सिर्फ क्या खाली एक ही इंपोर्टर के ऊपर इंपैक्ट डाला होगा? पता नहीं कितने इंपोर्टर जूझ गए होंगे इसमें। समझ में आती है बेटा बात? तो एक्सचेंज रेट इंपैक्ट डालते हैं बिजनेस पर। इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। अगर ये 78 रह जाता तो ये पॉजिटिव इंपैक्ट का एक अच्छा एग्जांपल है, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू इन दोनों का एक साथ एग्जांपल दे देते हैं, सब सामने देखते रहेंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। अब बाबू डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर सब समझते हैं क्या होती है? आपने इनकम कमाई, इनकम टैक्स देने के बाद जो इनकम बची उसे बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर। लेट्स सपोज कि आपने इनकम कमाई 120 रुपए, सरकार का टैक्स था 20, बेटा आपके हाथ में इनकम बची 100 रुपए, ये डिस्पोजेबल इनकम है, ठीक है जी। और बेटा मैं कहता हूं आज आप एक चेयर खरीदना चाहते हो, ये चेयर इसकी कीमत भी 100 रुपए, ठीक है जी। बेटा 100 रुपए की ये चेयर है, 100 रुपए आपके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम है, खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। लेकिन आपने सोचा चल कोई दिक्कत नहीं, 1 साल डिले कर देते हैं, अगले साल ले लेंगे। आपने करा दी इसकी बैंक एफडी,
ठीक है। एफडी पर ब्याज आया बेटा 6%, ठीक है जी, यानी कि 1 साल के बाद आपको पास जेब में पैसे आ गए 106 रुपए, 100 आपके 6 रिटर्न, ठीक है जी। बेटा इस बार मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया 8%, यानी कि बेटा ये चेयर अगले साल हो गई 108 की। सर खरीद पाओगे? अब खरीद पाओगे? सर अब तो आपकी परचेजिंग पावर ही खत्म होगी खरीदने की। पिछले साल खरीद सकते थे। बेटा क्या इन्फ्लेशन रेट बिजनेस पर इंपैक्ट डालता है? सर इससे बेस्ट क्या एग्जांपल दिखाऊं कि इन्फ्लेशन रेट बिजनेस को खत्म कर रहा है? आपकी परचेजिंग पावर खत्म हो जाती है इन्फ्लेशन रेट से। क्लियर है बेटा बात? समझ में आती है बेटा बात? इकोनॉमिक एनवायरमेंट डन। चलो जी बात को आगे बढ़ाएंगे बेटा। बाबू बात करेंगे सोशल एनवायरमेंट की या सोशल फोर्सेस की, कुछ भी करें बेटा। सोशल एनवायरमेंट या सोशल फोर्सेस में क्या आते हैं बेटा? कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस क्या होते हैं बेटा? बाबू जिनको हम फॉलो करते हैं डिकेड्स ओवर डिकेड्स, सेंचुरी ओवर सेंचुरी। बेटा कहीं कहीं 100 सालों से फॉलो करते आ रहे हैं, कहीं कहीं 10 सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। रीजन चाहे पता हो कि नहीं, बस फॉलो कर रहे हैं, ठीक है जी। साथ ही साथ इसमें कवर होते हैं बेटा सोसाइटी के सभी ट्रेंड्स जो भी सोसाइटी में चल रहे हैं। बाबू क्या ये चीजें भी मेरे बिजनेस पे इंपैक्ट डालती हैं? सर बहुत ज्यादा डालती हैं। दिवाली पे कस्टम है गिफ्ट पैक देने का, हमने कस्टम बनाया हुआ है। सर हम गिफ्ट पैक बांटते हैं अपने सभी नियर्स एंड डियर वन को। बेटा अब 5 स्टार जनता ने तो नहीं कहा आपको गिफ्ट पैक बांटने के लिए, या कोई भी कन्फेक्शनरी शॉप ने तो नहीं कहा आपको बांटने के लिए, या कोई भी क्रॉकरी शॉप ने तो नहीं कहा आपको बांटने के लिए। सर दिवाली आती जाती है, कहीं ना कहीं आप देखो बेटा सभी के सभी फैशन डिजाइनर बिजी, सभी के सभी लोग जो फैब्रिक बेच रहे हैं वो बिजी। सर सभी रिटेल आउटलेट पे भीड़ लगी हुई है। सर हर एक के बिजनेस पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट आने लगता है। यही काम ईद पर होता है, यही काम क्रिसमस पर होता है, यही काम गुरुपुरब पर होता है। क्लियर है बेटा बात? कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, इंपैक्ट डालते हैं बिजनेस पे, और कंट्रोल किसी का नहीं है, ठीक है ना। अब एक नया कस्टम बनने लगा भैया गणेश विसर्जन करने का। मैं कहता हूँ भैया सहारनपुर के कई लोग हैं, यमुनानगर में एक बड़ा फेमस है दुकानदार जो बनाता है, खुद मूर्तिकार है, वो खुद बनाता है, ठीक है ना। अब आप सोचोगे ना 1.5-2 महीना पहले ऑर्डर लेता है, 1 महीना पहले ऑर्डर लेना बंद कर देता है आदमी। उसने थोड़ी कहा था आपको सेलिब्रेट करो। उसके बिजनेस में इंपैक्ट तो देखो कितना पॉजिटिव इंपैक्ट है, ठीक है ना। तो बेटा सोसाइटी के कस्टम एंड ट्रेडिशन बिजनेस पे फेवरेबली और अनफेवरेबली इंपैक्ट डाल सकते हैं, ठीक है जी। सर मैंने क्या बोला? खाली कस्टम और ट्रेडिशन ही आते, क्या क्या आते हैं बेटा? सोसाइटी के नए नए ट्रेंड्स। अब सोसाइटी में ट्रेंड है, देखो बेटा पिछले 20 साल में नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन कितनी ज्यादा हो गई पिछले 20 साल, क्योंकि नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन बड़ी ज्यादा हो गई हैं। तो आप देखो बेटा टिफिन वालों की डिमांड बहुत बढ़ गई है, स्पेशली एनसीआर में, मेट्रोस में सबसे ज्यादा डिमांड है टिफिन की। टिफिन सर्विसेज, टिफिन सर्विस, हर दूसरे घर में टिफिन सर्विस चल रही है। सर उनके बिजनेस में इंपैक्ट तो देखो, उन्होंने क्या काम करना होगा, किसी के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना। बाबू जो हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं वो बहुत होते जा रहे हैं, वो तो बिल्कुल नहीं है, उनको रोज एक मोमोज की प्लेट चाहिए, बीच की कैटेगरी कोई नहीं है, ठीक है ना जी। अब क्योंकि लोग हेल्थ कॉन्शियस होते चले जा रहे हैं, मिनरल वाटर की डिमांड, जितने भी सप्लीमेंट्स हैं प्रोटीन विटामिन उनकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है, जिमिंग प्रोडक्ट की डिमांड, ठीक है ना। अब जिम देखो, मुझे लगता है यहां से खड़े हो जाओ 1 किलोमीटर के दायरे में 8 या 9 जिम है, यहां से 1 किलोमीटर के दायरे में। तो बाबू कितना फेवरेबली इंपैक्ट आ रहा है, अब वो तो नहीं कह रहे, उनके तो कंट्रोल में नहीं है। आपके दिमाग में सोच डालना कि हेल्थ कॉन्शियस हो जाओ। क्लियर है बेटा बात? जिस टाइम पर बिस्लेरी मार्केट में आई थी ना, सब हंस रहे थे पानी बिकेगा इंडिया में, पानी से धंधा बना दिया भैया। केस स्टडी पढ़कर देखना कभी बिस्लेरी की, सारी दुनिया हंस रही थी कि इंडिया में पानी नहीं बिक सकता, पैसों का मोल का कोई पैसा पानी नहीं लेगा, इतना फ्री पानी है। हालात देख लो, जो जो हंस रहे थे। बात क्लियर है क्या? बढ़ाएं बात को आगे बेटा।
अब मुद्दा आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का। बेटा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या आते हैं बेटा, इनोवेशंस एंड साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स। बेटा इनोवेशन क्या होता है, नया आइडिया सोचकर आप कोई भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हो या डिस्ट्रीब्यूट करते हो, वो इनोवेशन। ठीक है जी, नया आइडिया सोचकर गुड्स प्रोड्यूस करने के हजारों एग्जांपल। बेटा 2G के बाद 3G 4G 5G, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के बाद कलर टेलीविजन, फिर बेटा फ्लैट स्क्रीन आ जाना, फिर कर्व टीवी, प्लाज्मा टीवी, इनोवेशन है ये, बिल्कुल इनोवेशन है। ठीक है ना, लैंडलाइन के बाद मोबाइल फोन का आ जाना, कीपैड, फिर एंड्रॉइड, और उसमें भी बेटा कहाँ कहाँ फोल्ड फ्लिप, कहाँ कहाँ पहुंच गए हम, इनोवेशन है। नया आइडिया सोचकर कुछ भी बनाओगे, इनोवेशन है। खाली बनाओगे नहीं, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वो भी इनोवेशन है। बेटा Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये सब क्या कर रहे हैं बेटा, नया आइडिया इन्होंने सोचा गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करने का। क्या ये इनोवेशन है? बिल्कुल इनोवेशन बाबू। इसके बाद जोमैटो एंड स्विगी, नया आइडिया इन्होंने सोचा, रेस्टोरेंट नहीं बदल गए, रेस्टोरेंट वही है। क्या ये इनोवेशन है? पेमेंट करने का नया आइडिया, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, भीम यूपीआई, सर ये इनोवेशन है? कोई भी नया आइडिया सोचकर कुछ भी बनाओगे, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कोई भी नया गुड्स, कोई भी नई सर्विस, सर सब इनोवेशन है। ठीक है जी, इनोवेशन के साथ साथ बेटा टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट्स में आती है इंप्रूवमेंट्स। बेटा अगर कोई आपका प्रोडक्ट एग्जिस्टिंगली मार्केट में है और अगर आप उसको इंप्रूव कर रहे हो, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। ठीक है ना जी। एक बड़ा फेमस एग्जांपल हुआ करता है, मैं हमेशा बोलता हूं बेटा, J7 एक फोन आया था कभी सैमसंग का, ठीक है ना, 2015 में आया था शायद, है ना, 2015 में फोन आया J7, फिर 2016 में आया J7 2016 एडिशन, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट के साथ, फिर आया J7 Pro, J7 प्राइम, J7 मैक्स। मैं कह रहा हूं इस J7 फोन के 7 या 8 मॉडल निकाले सैमसंग, सब थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट के साथ। बेटा ये जो आप इंप्रूवमेंट्स कर रहे हो ना, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। ठीक है जी। एक कंपनी आज के तारीख में वॉचेस बनाती है, स्मार्ट वॉचेस, फायरबोल्ट, इकोनॉमिकल वॉचेस बनाती है। मैं कहता हूं 365 दिन में 365 मॉडल लॉन्च होते हैं, सिर्फ थोड़े थोड़े इंप्रूवमेंट से। आप उठाकर देख लो, अगर कंपनी के पास इस टाइम 600-700 से मॉडल कम हो, सिर्फ थोड़े थोड़े इंप्रूवमेंट से, सर ये भी टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट का पार्ट। क्लियर है बेटा, बात समझ में आती है? चलो जी आगे बढ़ाते हैं बेटा, पॉलिटिकल एनवायरमेंट। बेटा ये अब काम का मुद्दा है। बेटा पॉलिटिकल एनवायरमेंट क्या बताता है? एटीट्यूड ऑफ रूलिंग पार्टी टुवर्ड्स द बिजनेस, कि बेटा रूलिंग पार्टी कैसे देखती है किस बिजनेस को। मैंने एक एग्जांपल दिया था बेटा योगी सरकार का, अगर आपको कुछ है तो वो योगी सरकार ने हम 24 घंटे के अंदर अंदर सभी स्लोटर हाउस बंद कराती है बेटा, जहां पर भी गायें कटती थी। सर ये दिखाता है कि रूलिंग पार्टी किस बिजनेस को कैसे देखती है। बेटा सरकार में एक नियम है, वो बात अलग है कि वो फॉलो होता है कि नहीं। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उसके 500 मीटर के दायरे में कोई भी पान बीड़ी तंबाकू की दुकान होनी नहीं चाहिए। वो बात अलग है कि फॉलो हो कि ना हो, पर बेटा सरकार का एटीट्यूड देखो। सरकार नहीं चाहती पढ़ने वाला बच्चा इन चीजों के चक्करों में पड़े। ठीक है जी बाबू। अभी मोदी सरकार ने एक नियम और बनाया था, अगर आपको याद हो बेटा, हाईवे से 1 किलोमीटर के दायरे तक कोई भी शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। और ये नियम बेटा अभी 2016 में बनाया था शायद, और 18-19 में बाद में सरकार ने वापस भी लिया। वो बात अलग है क्या वापस लिया, लेकिन बेटा एटीट्यूड ऑफ रूलिंग पार्टी टुवर्ड्स द बिजनेस। सरकार नहीं चाहती कि आप ट्रेवलिंग में हो और आपको चलो भाई एक लिकर शॉप दिखे, एक वाइन शॉप दिखे, चलो भाई थोड़े से लगा लो और फिर चल दिए। भैया अपने आप तो खत्म हो गए होगे, सारी खानदान को लेके खत्म हो जाओगे। तो एटीट्यूड ऑफ रूलिंग पार्टी टुवर्ड्स द बिजनेस, कि किस बिजनेस के लिए रूलिंग पार्टी का एटीट्यूड कैसा है, ये पॉलिटिकल एनवायरमेंट बताता है। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ रही है पक्का से? अभी देखो आपको एक बात बताता हूँ, एटीट्यूड ऑफ रूलिंग पार्टी टुवर्ड्स द बिजनेस में एक बात और बता देता हूँ। अब देख लेना, यहां से लेकर जब तक इलेक्शन खत्म नहीं हो जाते, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे नहीं, सिर्फ गिरेंगे। ऑयल के दाम, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे नहीं, सिर्फ गिरेंगे। देख लेना,
एटीट्यूड ऑफ रूलिंग पार्टी टुवर्ड्स द बिजनेस, वो बदलता रहता है समय के साथ साथ। अभी इलेक्शन जीतना ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, चलो जी, वो डन। पॉलिटिकल एनवायरमेंट समझ में आया। लास्ट वन इज लीगल एनवायरमेंट। भैया थोड़े थोड़े फाइनेंशियल एडवाइजर भी है ना हम, थोड़े थोड़े से। तो मतलब मेरे जितने भी नोन है, एक बंदे ने आईओसी का शेयर खरीद लिया। मैंने कहा तो बेटे अब खरीदना नहीं था, ये टाइम तो बेचने का होता है ऑयल कंपनी के शेयर। मैंने कहा बढ़ेगा नहीं दाम ऑयल का किसी हालत में, और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा और शेयर का दाम गिरना चाहिए। प्रैक्टिकल बात है, इतनी तो समझ। जब शेयर मार्केट में हो तो हर सेक्टर की होनी चाहिए तुम। चलो जी खैर आगे बढ़ाते हैं। बेटा लीगल एनवायरमेंट, बेटा लीगल एनवायरमेंट में क्या आता है? लॉ फ्रेम्ड एट एनी लेवल ऑफ गवर्नमेंट। बेटा कोई भी लेवल की गवर्नमेंट है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, चाहे वो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है, चाहे वो बेटा नेशनल लेवल की गवर्नमेंट है, मतलब पार्लियामेंट है। बाबू जितने भी कानून तीनों लेवल पे बनते हैं सब इसमें आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं बेटा, इसका स्कोप बड़ा वाइडर है। तीनों लेवल पे जो कोर्ट है, अगर उन्होंने कुछ कहा वो भी कानून है। तीनों लेवल पे जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ कहा वो भी कानून है। कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, जैसे कि सहारनपुर नगर निगम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, उसने कुछ कहा वो भी कानून है। इवन किसी गांव की पंचायत ने कुछ कह दिया ना, वो भी कानून। इतने खतरनाक है इसका स्कोप है। बेटा एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि आप स्कोप देख पा रहे हो कितना खतरनाक है। ठीक है ना, चलो मैं एग्जाम्पल का एक एक करके जिक्र करता हूं। बेटा सुप्रीम कोर्ट ने ना एक वार्निंग देने को कही। जितनी भी मूवीज आती हैं आप देखो बेटा, जहां कहीं पे भी सिगरेट स्मोकिंग हो या लिकर का एड हो, नीचे वार्निंग आनी शुरू हो जाती है, स्टैच्यूटरी वार्निंग। ठीक है ना, स्मोकिंग किल्स या कुछ भी, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू, जो भी आता है बेटा, लीकर कॉजेज कैंसर, ये सब वार्निंग आनी शुरू हो जाती है। ये बेटा लीगल एनवायरमेंट का पार्ट है, कानून ने ऐसा कह रखा है। देखो बेटा आप सिनेमा हॉल में जाते हो, कहीं ना कहीं बेटा पहले नेशनल एंथम होना, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और वो बन गया कानून। बेटा जितने भी बेबी फूड प्रोडक्ट के ऐड आते हैं, सेरेलैक वगैरह किसी के ऐड आते हैं, आप चाहे खरीद कर देख लेना, पीछे पढ़कर देख लेना, जब भी ऐड आएंगे नीचे लिखा आएगा मदर मिल्क इज बेस्ट फॉर द बेबी। बेच चाहे वो बना सामान रहे हैं, पर बेटा सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, वो तो दिखना ही पड़ेगा आपको। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। इवन मैं चलो आपको, ये तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के एग्जांपल हो गए, एक बात और कर देता हूं। बेटा कोविड चल रहा था, डीएम के पास सबसे ज्यादा पावर थी अपने डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करने। ठीक है ना, डीएम को पावर दी सभी सीएम्स ने कि अपने हिसाब से देखो। तो डीएम्स ने बेटा कहीं ना कहीं कुछ व्यापार मंडल के साथ बैठकर एक सिस्टम सेट किया कि एक बार दुकानें इधर की खुल जाएं, एक दिन दुकानें इधर की खुल जाएं। सर ये भी लीगल एनवायरमेंट का पार्ट बन जाएगा। मैंने यही बोला था, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी अगर कुछ कह रही है ना, वो भी कानून है, वो भी लीगल एनवायरमेंट का पार्ट है। इवन भाई गांव की पंचायत ने कोई चीज कह दी, वो भी कानून है। समझ में आती है बेटा बात? ठीक है जी, रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।